नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता भी है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज विश्व मृदा दिवस है और हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों में मिट्टी की उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसी भावना के तहत भारत में भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है और इनको पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज अन्नदाता में देखिए विश्व मृदा दिवस पर खास रिपोर्ट। विश्व मृदा दिवस की संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। सबसे पहले तो विश्व मृदा दिवस पर मैं अपने सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सदियों से इस हमारे नेचुरल रिसोर्स को संभाल कर रखा है और उसकी वो देखभाल करते हैं। आज जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स के डिग्रेडेशन से जूझ रहे हैं, उस समय इस दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है। हमारी जो ये मृदा है, जो हमारी ज़मीन है, जो सॉइल है, उसका तेज़ी से डिग्रेडेशन हो रहा है। हम इससे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और तथा कम इसमें ऑर्गेनिक तत्व डाल रहे हैं, जिसके कारण ये परेशानियां हो रही हैं। देश के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी पर किसानों द्वारा ज्यादा रासायनिक खादों और कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है, प्रदूषण का भी शिकार हो रही है और तेजी से उपजाऊ भूमि बंजर जमीन में तब्दील हो रही है। देश की बढ़ती जनसंख्या की भोज्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सघन खेती एवं हरित क्रांति के दुष्प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में निरंतर कमी हो रही है। अगर मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की बात करें, उनमें दूषित जल से खेती, रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, सघन खेती, कार्बनिक खादों का कम प्रयोग, सिंचाई की परंपरागत विधियां, बढ़ता औद्योगिकरण आदि प्रमुख कारण हैं। इतना ही नहीं, हमारी फसलें भूमि की ऊपरी सतह पर उगती है, जिसका बहुत तेजी क्षरण हो रहा है और मिट्टी का ये क्षरण वर्षा जल, तेज हवा, प्राकृतिक अपघटन आदि से होता है, जिनके बारे में किसान कभी सोचता ही नहीं, जबकि भूमि की 1 इंच ऊपरी परत बनने में सदियां लग जाती हैं। ऐसे में सभी लोगों को मिट्टी को बचाने के उपायों को अपनाना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इस मिट्टी की देखभाल करें, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन अपने जो जैविक खाद है वो ज़्यादा डालें और इन ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग थोड़ा कंट्रोल करें, उसे ज़्यादा न डालें ताकि न हमारी ज़मीन खराब हो और न हमारा ग्राउंड वाटर खराब हो। इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है और इसीलिए ही 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। मिट्टी की भौतिक दशा सुधारने के लिए किसानों को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे उचित समय पर खेत की जुताई करें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, मिट्टी के कटाव को रोकने की दशा में कदम बढ़ाएं, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग, उचित जल निकास का प्रबंध और भू सुधारकों का उपयोग आदि कामों को खेती में समावेश करने की जरूरत है। यह मृदा जो है कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जो सॉइल हमारे पास है एल्यूवियल सॉइल बिहार में, जो बाढ़ के कारण आती है और नेगेटिव प्लेस में पाई जाती है, वो काफ़ी सुपीक सॉइल है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है सॉइल टेस्ट लैबोरेटरीज यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, उसमें कुछ मोबाइल लैबोरेटरीज भी है। वहाँ पे जो है किसान अपने सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। सॉइल को टेस्ट करने के फायदे ये है कि सॉइल में कौन सा घटक ज़्यादा है या कौन सा घटक कम है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारे घटक जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसका बैलेंस, और सॉइल में जो कमी है उसको उसी के अनुसार ही फर्टिलाइजर देना आवश्यक रहता है। तो एक तो सॉइल टेस्टिंग, ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं विशेष तौर पे अर्बन एरियाज में। जो डंपिंग यार्ड्स हमारे बन रहा है, उसके बाद कंपोस्ट पिट्स भी हम बना रहे हैं।
और उसी तरह जो है जीविका के माध्यम से हो या हमारे जलराज विभाग के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, तो कंपोस्ट को जो है आगे करने की बात भी आ रही है, जिसके चलते जो है सॉइल का जो है टिल्थ है वो प्रॉपर रह सकता है। इसके अलावा भी जो है कई जगहों पे जो है जो फार्म ऑपरेशंस है, कृषि के जो फार्म ऑपरेशंस, उसको मतलब एडवाइजरी जारी की है किस तरीके से हम करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो वेस्ट को जलाते हैं उसको वेस्ट को जलाना नहीं है, उसके स्टैक्स को एज इट इज क्रॉप को वहां पे छोड़ देना है। उससे क्या हो जाएगा, जो क्रॉप के रेसिड्यू है सॉइल को बाइंड करेंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा, उसका मैन्योर भी बढ़ेगा। तो इत्यादि अनेक जीरो टिलेज है। ये जीरो टिलेज से क्या होता है, हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसका टेक्सचर जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसलिए जो है नेचुरली जो है सॉइल जो है हमारा प्रोटेक्ट रहता है। अपने खेतों में साल में एक बार दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करें। फसलों में सिंचाई की उन्नत विधियों को अपनाएं और वर्षा जल का संग्रहण करें। इस प्रकार कुछ कदमों को बढ़ाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ धरा उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि जब रहेगी स्वस्थ धरा तो खेत होगा हरा भरा और हमारे किसान भाई मुस्कुराएंगे सदा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, हरित क्रांति के नाम पर खेती में कीटनाशकों और खाद के रूप में रसायनों का जमकर प्रयोग किया गया, जिससे किसानों का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन खेती में अधिक मात्रा में रसायनों के प्रयोग से मिट्टी में उपस्थित प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समूची भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो चलिए जैविक खेती की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि कार्यालय जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार से। जैविक खेती क्या होता है? जैविक खेती मुख्यतः जैविक खेती कृषि की वह विधा है जिसमें रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक जो है दवा का उपयोग ना करते हुए खेती को स्थिर करते हुए, उपज को स्थिर करते हुए खेती करना ही जैविक खेती कहलाता है। जैविक खेती के जो मुख्य घटक है, इसमें बहुत सारे घटक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राथमिक जो है घटक जो है प्राथमिक स्रोत की बात करेंगे तो इसमें जैसे कार्बनिक खाद आती है। कार्बनिक खाद में आपको गोबर की खाद आती है, कंपोस्ट आती है, मुर्गी की खाद आती है, और दूसरा वानस्पतिक अवशिष्ट, जैसे जो हम खेत में जो खली डालते हैं, चाहे वो नीम की खली हो या तीसी की खली हो या महुआ की खली हो। उसके बाद आता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में हम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरेलम उपयोग करते हैं। और इसके बाद आता है जैविक नियंत्रण। हम जैविक नियंत्रण में अपने खेत में बीमारी एवं कीटों को दूर करने के लिए ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, फेरोमोन ट्रैप, उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे बिवेरिया बेसियाना की, उसका भी उपयोग करते हैं। तो ये सभी प्राथमिक स्रोत में आता है। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। जैविक खेती के मूल सिद्धांत। जिस प्रकार से किसान भाई सब्जियों की रासायनिक खेती करते हैं, उस प्रकार से कार्बनिक खेती करना असंभव है, क्योंकि पुरानी खेती में खेत के एक ही भाग में कई वर्षों तक एक ही परिवार के सागर सब्जियों की खेती की जाती थी और कीट व्याधियों का नियंत्रण विभिन्न प्रकार के जहरीले कीट व रोगनाशकों से किया जाता था। परंतु कार्बनिक खेती में यदि ऐसा किया गया तो शायद पैदावार के नाम पर कुछ भी लेना संभव नहीं होगा। अतः इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। देखिए, जैविक खेती जो है मूलभूत
4 सिद्धांतों पे जो है कार्य कर रहा है। ये सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और प्रिंसिपल ऑफ केयर। उसके लिए हमको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। मई जून का समय जब गर्मी का समय रहता है तो सॉइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग हम अपने खेतों में कर सकते हैं। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। किसान भाई, जैविक खेती करने से लाभ क्या होगा? देखिए, जैविक खेती जो है अभी समय की मांग है क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग जो है जैविक फसल की ज़्यादा हो रही है और इसको अगर हम देखेंगे, बात करेंगे तो इसका प्रति वर्ष अगर हम बात करेंगे तो 20 से 25% जो है इसकी मांग में बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरा चीज़, सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या फसल अगर कर रहे हैं तो फसल की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है। साथ में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की जो कीटनाशक है उसका उपयोग में कटौती होती जा रही है। खेत की मिट्टी की दशा में सुधार होते जा रहा है। मिट्टी एवं मृदा एवं जल प्रदूषण से जो है बचाव हो रहा है और सबसे बड़ी बात है जिसका उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा, ये भी इसमें होता जा रहा है। और इसमें जो है दूसरा और भी लाभ है, मिट्टी के जैसे क्षरण एवं ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है, जल प्रदूषण को भी रोकता है और साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि करता है। अब किसान भाई, हम बात करते हैं हमारे किसानों के लिए जो है जैविक प्रमाणीकरण की हम बात करते हैं। देखिए, जैविक प्रमाणीकरण जो है मुख्यतः जैविक उत्पाद को मूल्य वृद्धि के लिए जैविक प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ती है और जैविक प्रमाणीकरण से जो है ये आपका एक रजिस्टर्ड लोगो हो जाता है। रजिस्टर्ड जो है हमको मिल जाता है कि हम अपना उत्पाद जो है, हमारा जो उत्पाद है वो जैविक से किया हुआ है। इसमें जो है जो सदस्य रहते हैं, जो उस समूह के या फिर जो उस किसान के जो है ग्रुप रहता है, उसके थ्रू जो है संस्था को प्रमाणीकरण जो संस्था है उसके थ्रू ये संस्था जो है इसका प्रमाणीकरण करता है। अपने बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार सरकार में अभी बशोका, बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बिहार पटना में अवस्थित है, सबसे पहले किसान या किसान समूह के द्वारा जो है जैविक प्रमाणीकरण संस्था में अपना एक आवेदन देना पड़ेगा और इसका फिर आवेदन पत्र जमा करेंगे तो आवेदन पत्र जो है बसोका के द्वारा जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, इसमें जो है आप जिला कृषि कार्यालय या फिर अगर आप स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको बसोका कार्यालय ये पटना में अवस्थित है, इसमें आप जा करके जो है कभी भी अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन ले करके और पहले आवेदन पूरा भर सकते हैं और उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ एवं मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। जिन किसानों ने अक्टूबर के प्रारंभ में आलू लगाया है, अब उसमें मिट्टी चढ़ाने एवं यूरिया के भरकाव का समय आया है। अतः किसान भाई अविलंब इस कार्य को समाप्त करें तथा फसल में 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। फसल में अगेती अंगमारी रोग का लक्षण देखते ही फफूंदी नाशी दवा साफ या रेडीमील का छिड़काव करें। सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की किस्मों की बुआई प्राथमिकता से करें। बुआई हेतु PBW
343, PBW 443, CBW 38, DBW 39, HD 2733, 2824, K 9107 किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम बेबिस्टिन की दर से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। आलू की रुपाई प्राथमिकता से करें। इन दिनों न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है, अतः विभिन्न फसलों सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दे तथा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। दोनों एक खेत में जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, धान काटने के बाद नालियां बनाकर पानी को पूर्ण रूपेण निकाल दे तथा ऐसे खेत में गेहूं की सतही बुआई करें। जो किसान पहले ही गेहूं की बुआई कर चुके हैं, वे बुआई के 20 से 25 दिनों बाद निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें तथा सिंचाई के 1 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो तब यूरिया का छिड़काव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। अगर फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार उगाई हो तो इसके नियंत्रण के लिए बुआई के 30 दिनों बाद तथा 35 दिन के पहले खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोट्यूरोन को 240 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। राई की फसल जो 20 से 25 दिनों की हो गई है, उसमें निकौनी तथा बछनी करें। चना की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। चना के लिए उन्नत किस्म पूसा 256, KPG 59 उदय, पंत जी 186 एवं पूसा 372 अनुशंसित है। बीज को राइजोबिन कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर से उपचारित कर बुआई करें। छोटे दानों के किस्मों के लिए बीज दर 75 से 80 किलोग्राम एवं बड़े दानों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखें। विगत माह बोई गई मटर, राजमा, लहसुन एवं सब्जियों वाली फसलें बैगन, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी में निकाय गुड़ाई तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन, टमाटर एवं मिर्च की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी करें। इस समय अगाट मटर के फसल में चूर्णित फफूंदी रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में केराथेन दवा अथवा सल्फेक्स दवा का छिड़काव करें। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है, अतः इस समय विभिन्न सब्जियों में निश्चित अंतराल पर सिंचाई करते रहे ताकि मिट्टी में समुचित नमी मौजूद रहे। कचरा, कठुआ, पिल्लू से मक्का, मटर, मसूर एवं राजमा की फसलों की निगरानी करें। अधिक नुकसान होने पर क्लोरपायरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खानपान पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालर, जिला औरंगाबाद के कृषक तुषार यादव ने। यह गन्ने की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो तुषार यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की खेती बिहार में हम मुख्यतः 2 मौसम में करते हैं। एक शरदकालीन रूप में जो अक्टूबर नवंबर में होता है और दूसरा फरवरी मार्च में जो बसंतकालीन रोप के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि यदि हम शरदकालीन रोप करते हैं तो करीब करीब आगात प्रभेद भी 10 से 12 महीने की हो जाती है, तो उसमें उपज भी अच्छी आती है और चीनी में रस में चीनी की मात्रा भी अच्छी होती है। इसलिए हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो गन्ने की खेती करने में शरदकालीन रोप में अधिक से अधिक खेत में करें। तो उन्नत प्रभेद में आगात प्रभेद जो 10 महीने में परिपक्व हो जाती है, उसमें अभी हमारी नई प्रभेद है राजेंद्र गन्ना 1। राजेंद्र गन्ना 1 की औसत उपज 102 टन प्रति हेक्टेयर और रस में औसत चीनी की मात्रा 18.2% है। यह बहुत ही अधिक है और इसमें किसान के लिए भी अच्छी उपज हो जाएगी और चीनी मिल मालिक को भी अच्छी आमदनी होगी। तो इसके लिए ये प्रभेद चीनी मिल मालिक के द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है और किसानों के लिए भी।
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसान गन्ना उगाते हैं, जिनमें कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां के किसानों को बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से परेशान होना पड़ता है। गन्ना शोध संस्थान से विकसित उन्नत प्रजातियों का चयन कर किसान सूखे और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने प्रदेश में जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या होती है, वहां किसान गन्ने की COP 2061 किस्म की खेती कर सकते हैं। इसकी औसतन पैदावार 98 टन प्रति हेक्टेयर है और इसके रस में चीनी की मात्रा 17.5% होती है। गन्ने की यह किस्म जलभराव के प्रति सहनशील होती है। BO 147 गन्ने की इस किस्म की खेती बिहार के सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। यह किस्म भी सीमित जल जमाव को सहन कर लेती है। इसकी उत्पादन क्षमता 88.5 टन प्रति हेक्टेयर है और इसके रस में चीनी की मात्रा 17.20% तक होती है। इसकी खासियत ये भी है कि किसान इस किस्म की खूंटी फसल भी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सिंचित अवस्था में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक, भूसे और पुआल को यूरिया से करें उपचारित और बनाएं पौष्टिक चारा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।